कल हुमायूं कबीर जो एमएलए हैं और निलंबित हैं टीएमसी पार्टी से, वहां पर जो बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करने जा रहे हों, उसकी तैयारी जो है वो काफ़ी तेज़ हो चुकी है। आज हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ पे आप तस्वीरें देखिए, ये बाकायदा सामान जो है आ चुका है और ये सामान दरअसल कल के एक भव्य कार्यक्रम के लिए है। और कल का जो भव्य कार्यक्रम होगा उसके बाद यहीं से हुमायूं कबीर जो हैं यहाँ से निकलते हुए और मेन रोड पे होते हुए राइट हैंड साइड पे, यानी जो हाईवे है वो हाईवे 37 पर जो है वहाँ पर ही रोड पर ही एक ज़मीन को जो है चिन्हित किया गया है, वहाँ पर ईंट रखेंगे ऐसा बताया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि चुनाव के बाद जो है उसका निर्माण कार्य बाबरी मस्जिद के नाम से शुरू किया जाएगा। अब ये देखिए तस्वीरें, बाकायदा यहाँ पर ट्रक से सामान उतर रहा है और लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर जुटने लगे हैं। ये सारा सामान जो है यहाँ के कल के कार्यक्रम के लिए हो रहा है। बड़ा सा पंडाल यहाँ पर लगेगा, बड़ा स्टेज बनेगा, कुरान की तिलावत की जाएगी और उसके बाद जो है इस पूरे निर्माण कार्य इसकी रूपरेखा जो है वो कल सामने आएगी। 6 तारीख चुनी गई और 6 तारीख के साथ में बाबरी मस्जिद के शिलान्यास को लेकर के तैयारी अब पूरी कर ली गई है, ऐसा हुमायूं कबीर कह रहे हैं। लगातार यहाँ पर कल की तैयारी को लेकर के, कार्यक्रम की तैयारी को लेकर के काम किया जा रहा है। एक बार फिर से तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये सारा सामान देखिए, साजो सामान आ चुका है और इस साजो सामान के साथ में और ट्रक से सामान लगातार उतर भी रहा है। ये आप तस्वीर देख सकते हैं। इस खेत में जो है कार्यक्रम किया जाएगा। इस मामले को लेकर के कल क्या सियासत होती है और किस तरह से यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था जो है बढ़ती जाती है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में लगातार एक्शन जारी है। जिस दुकान से डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन ने केमिकल खरीदा था, उस दुकान को भी सील कर दिया गया है, क्योंकि बिना अनुमति के उस दुकान पर बड़े पैमाने पर केमिकल का बेचना देखा जा रहा था। हालांकि लगातार उत्तर प्रदेश के अलावा भी अन्य राज्यों के अंदर में एटीएस और एनआईए की टीम छापेमारी कर रही है और इससे बड़े संकेत भी लगते हुए साफ नजर आ रहे हैं, क्योंकि जहां जहां पर छापेमारी हो रही है वहां से एनआईए के हाथ भी कुछ न कुछ सबूत लगते हुए नजर आते हैं। हालांकि बड़े पैमाने पर यह कार्रवाई अपने आप में देखने लायक है और लगातार दिल्ली ब्लास्ट मामले में एक्शन ताबड़तोड़ तरीके से जारी है। देखना ये होगा आने वाले समय में किस प्रकार की और कार्रवाई एनआईए की टीम की तरफ से देखी जा सकती है। वहीं यूपी एटीएस ने उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों के अंदर में छापेमारी भी अभी हाल दिनों में की है, जिससे कई बड़े संकेत मिल रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुदीक साथ से युद्ध अली, न्यूज़ स्टेट, दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय मुद्रा और नेपाली मुद्रा के नियमों में एक बड़ा संशोधन किया है। अब भारत से नेपाल जाने वाले लोग अपने साथ बड़े नोट भी ले जा सकेंगे, यानी कि 200 या 500 रुपए के नोट भी वहां पर ले जाना अब आसान होगा। भारतीय जो नियमों में पहले ये था कि जो बड़े नोट थे उनको अपने साथ नहीं ले जाया जा सकता था, जिससे कि यात्री और जो पैसेंजर और जो यहाँ से जाने वाले लोग होते थे उन्हें वहाँ अपने साथ में रुपए ले जाने में काफ़ी परेशानी होती थी। लेकिन अब विदेशी मुद्रा प्रबंधन के जो नियम है उसमें बदलाव किया गया है, जिसके बाद में नेपाल जाना हो या भूटान जाना हो तो कोई भी व्यक्ति अपने साथ में 25,000 रुपये तक की राशि ले जा सकता है और उसमें 200 या 500 रुपये के नोट भी अपने साथ में ले जा सकता है। और इसी तरह के नियम वापस वहाँ से जब लौटते हैं तो भी इसी तरह के नियम लागू होंगे कि 25,000 रुपये तक की राशि उसी तरह से लाई जा सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी के साथ में शरद पुरोहित, जयपुर। अहमदाबाद का सुभाष ब्रिज है जो पूर्व और पश्चिम को जोड़ने वाला मुख्य ब्रिज माना जाता है। यहाँ पे करीब 1 लाख से ज़्यादा लोग हैं वो ये जो ब्रिज है इसका यूज़ कर रहे हैं। कल अचानक सुभाष ब्रिज में दरारें होने के कारण अहमदाबाद नगर निगम ने इस ब्रिज को तुरंत ही बंद कर दिया, साथ में बैरिकेड लगा दिए। पुलिस का जो बंदोबस्त है वो यहाँ रख दिया है ताकि कोई वहाँ ना जाए। साथ में आप देख सकते हो कि ये जो ब्रिज है वो बंद होने के कारण लोगों को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये ब्रिज बंद होने के कारण 12 से 15 किलोमीटर जो लंबा जो रूट है वो तय करके जाना पड़ रहा है, क्योंकि पूर्व और पश्चिम में जोड़ने वाला ये सबसे जो बड़ा ब्रिज है, अहम ब्रिज माना जाता है। पोस्ट इलाके में जाने के लिए, सिटी एरिया में आने के लिए इस ब्रिज का जो उपयोग है वो हो रहा है। फिलहाल यहाँ पे पुलिस का जो बंदोबस्त है वो रख दिया गया है ताकि कोई लोग है वो ये यहाँ ना आ सके और ये बैरिकेड है वो लगा दी है। फिलहाल ये ब्रिज है वो 5 दिन तक बंद रहेगा, उसके बाद ये जो ब्रिज है लोगों के लिए खुला जाएगा। पर फिलहाल लोगों को है, अहमदाबाद के जो लोग हैं उनको मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है।
वृंदावन के कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय का विवाह हरियाणा की शिप्रा शर्मा के साथ हो रहा है। जयपुर के ताज आमेर होटल में ये विवाह समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देश और विदेश से कई वीआईपी मेहमान जयपुर पहुंच रहे हैं। अगर बागेश्वर धाम की बात करें तो धीरेन्द्र शास्त्री जयपुर पहुंच चुके हैं। उनके अलावा कवि कुमार विश्वास जयपुर पहुंच चुके हैं, जो कि यहाँ के कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। आज फेरे आयोजित किए गए हैं, फेरे हुए हैं, जिसके अंदर जो कुमार विश्वास और धीरेन्द्र शास्त्री हैं वो पीछे बैठे हुए नजर आए। जो दुल्हन है शिप्रा गोल्डन साड़ी में मंडप में पहुंची, और जो मंडप है वो तिरुपति शैली के स्टाइल में सजाया गया था। देवी चित्रलेखा, भागवत प्रभु, बी प्रांग सहित कई सेलिब्रिटी हैं जो कि यहाँ पर पहुँच चुके हैं। हरिद्वार, नासिक और वृंदावन से आए 101 पंडितों ने यहाँ विवाह की विधियाँ करवाई, और उसके बाद में सुबह से अगर आज बात की जाए तो सेहरा बंदी जयगढ़ लोन में आयोजित की गई। उसके बाद में आज शाम को जो जयमाला का कार्यक्रम है वो आयोजित होगा, जिसमें करीब बताया जा रहा है 500 वीआईपी मेहमान अलग अलग जगहों से, देश के अलग अलग हिस्सों से जयपुर पहुंचने वाले हैं। रामायण में श्री राम की भूमिका निभा चुके और वर्तमान में मेरठ हापुड़ लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने लोकसभा में राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण और बहस योग्य मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि देश भर की मस्जिद में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाना अनिवार्य होना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह मांग किसी धार्मिक भावना के खिलाफ नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा, पारदर्शिता और मजबूत कानून व्यवस्था को बनाने के लिए उद्देश्य से की जा रही है। अरुण गोविल ने सदन में कहा कि भारत में मंदिरों, चर्चों, गुरुद्वारों, स्कूलों, कॉलेज, अस्पतालों और अधिकांश सार्वजनिक स्थल पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं। इन कैमरों की मौजूदगी से न सिर्फ अपराध पर अंकुश लगता है, बल्कि किसी भी अनहोनी की स्थिति में जांच में सहायता मिलती है। कैमरों ने कई मामलों में दोषियों की पहचान और गिरफ्तारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने चिंता जताई कि मस्जिद में अभी तक इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था लागू नहीं है, जबकि मस्जिदें भी अन्य धार्मिक स्थलों की तरह सार्वजनिक स्थल हैं। उन्होंने तर्क दिया कि जब सऊदी अरब सहित अनेक मुस्लिम देशों में मस्जिदों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं तो भारत में इसे लागू करने में कोई आपत्ति या बाधा नहीं होनी चाहिए। सांसद अरुण गोविल ने केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय से इस विषय पर गंभीरता से विचार करने और धार्मिक स्थलों के लिए एक समान सुरक्षा मानक, यूनिफॉर्म सिक्योरिटी प्रोटोकॉल लागू करने की मांग की है। कोडीन युक्त कफ सिरप तस्करी के मामले में अब उत्तर प्रदेश में सियासत भी गर्माती जा रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के तमाम राज्यों में ये नशीला जो कफ सिरप था वो सप्लाई किया जा रहा था, और ऐसे में इसे राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त था। जब मामला कार्रवाई का आता है तो पुलिस भी इस तरह की कार्रवाइयों से बचती है। सीधा सवाल अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर उठा रहे थे कि ये बहुत बड़ा नेटवर्क है, और इस नेटवर्क में जो शामिल लोग हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन शामिल है, पुलिस प्रशासन शामिल है, और भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं। अगर किसी पे आरोप लगा है और आज वीडियो आ रहा है और एक वीडियो चला है बहुत प्रतिष्ठित चैनल पर, तो इसका मतलब ये है कि सरकार को और सरकार के लोगों को पता है कि वो कहाँ है, और अगर अपील की जा रही है तो उन्हें भारत में आकर के जो साजिश कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, या जो दोषी लोग उन्हें लगता है उनके नाम उन्हें उजागर करने चाहिए। लखनऊ से उड़ेल सफल हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। कफ सिरप मामले में किंगपिन बताए जाने वाले शुभम जायसवाल के सीए विष्णु कुमार अग्रवाल के घर आज एसआईटी की टीम पहुंची थी और बाकायदा पूछताछ हुई है। बताया जा रहा है छापेमारी भी की गई है। हमारे साथ विष्णु कुमार अग्रवाल के अधिवक्ता मौजूद हैं। आज कौन सी टीम पहुंची थी और किस तरीके की पूछताछ हुई है? देखिए, दो मुकदमे 1191-25 और 1054-25, ये दो मुकदमों का अन्वेषण कर रही है सोनभद्र की एसआईटी। और भोला प्रसाद ने गिरफ्तारी के समय ये बताया था कि उनकी जो फर्म है शैली ट्रेडर्स, उसका ऑडिट का काम और रिटर्न फाइल करने का काम बनारस के जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट विष्णु अग्रवाल जी करते थे। तो उसी क्रम में उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट और उनके फर्म का डिटेल मांगने के लिए यहाँ एसआईटी के लोग आए थे।
और बातचीत किया है, उनको नोटिस दिया है और 5 दिन में सारे पेपर्स उपलब्ध कराने की बात उन्होंने कही है। जो कफ सिरप मामले में बताया जा रहा था कि सीए हैं, क्या किस तरीके के कागजात इनके पास से मिले हैं, किस तरीके की गतिविधियाँ थी इनकी? भाई फर्म है तो फर्म का ऑडिट होता है, वो ऑडिट की चीज़ें इनके द्वारा की गई हैं, रिटर्न फाइल किया गया है, तो जो काम इन्होंने किया है वो चीज़ें साक्ष्य के रूप में उपलब्ध कराएंगे। इनको लिखित नोटिस दी गई है। क्या उस समय इनको पता था कुछ बारे में कि नहीं, किस कोई तरह? जानकारी नहीं है। देखिए प्रोफेशनल आदमी, पब्लिक क्लाइंट्स उसके कोई शुभम जायसवाल अकेले क्लाइंट तो इनके हैं नहीं, हजारों क्लाइंट इनके पास हैं। तो क्लाइंट सड़क के बाहर क्या कर रहा है, निजी जीवन में क्या कर रहा है, उसे प्रोफेशनल आदमी से कोई मतलब नहीं होता है। वो तो सामने सीए के पास आए, डॉक्यूमेंट अपना रखे, पेपर फॉर्मेलिटी किए, काम खत्म कर दिया आपने। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8 वाराणसी। कोडीन युक्त कफ सिरप तस्करी के मामले में अब उत्तर प्रदेश में सियासत भी गर्माती जा रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के तमाम राज्यों में ये नशीला जो कफ सिरप था वो सप्लाई किया जा रहा था और ऐसे में इसे राजनीतिक संरक्षण भी। बैंकों से धोखाधड़ी करने वाले गैंग का एसटीएफ ने पर्दाफाश किया है। 8 गिरफ्तार किए गए हैं, जहां करोड़ रुपए का अब तक चूना लगा चुके थे। जहां बताया जा रहा है 10 बैंकों के जो डिटेल्स है, एसटीएफ लगातार कहीं ना कहीं छानबीन करती हुई नजर आ रही है। जहां 100 करोड़ से अधिक की ठगी का जो एसटीएफ ने खुलासा किया है। फर्जी तरीके से जो लोन लिया करते थे, फर्जी दस्तावेज तैयार किया करते थे। हालांकि इसमें पूरे तरीके से जो बिल्डर के लोग हुआ करते थे या फिर उन्हें लोन दिया करते थे, वो तमाम जो लोग थे, हाई प्रोफाइल जो लोग थे, फंडिंग किया करते थे और परसेंटेज के हिसाब पर इनको मोटी रकम जो है उन्हें दिया करता था। हालांकि इस मामले में जो एसटीएफ ने भारी मात्रा में जो इसे 126 जो पासबुक है और चेकबुक 170 डेबिट कार्ड, 45 आधार कार्ड, 27 पैन कार्ड, 15 आईडी कार्ड और अलग अलग पहचान पत्र, फोन, लैपटॉप, तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एसटीएफ ने बरामद किए हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ा खुलासा माना जा रहा है। दिल्ली एनसीआर के साथ साथ तमाम जो पर्सनल लोन से लेकर कॉमर्शियल लोन तक यहाँ पूरे तरीके से फर्जी दस्तावेज तैयार कराए जाते थे, जिसके बाद कमीशन के बेस पर लोन दिलाने वाले को कमीशन दिया जाता था। हालांकि ये लोन लेने के बाद जो डॉक्यूमेंट्स होते थे वहां बैंकों में पूरा किया जाता था, जिसके बाद जब रिकवरी इस जमा ना हो पाती थी, जो बैंक रिकवरी के लिए पहुंचता था तो पेपर अनकंप्लीट पाए जाते थे, जिससे एड्रेस भी नहीं मिल पाता था और लोन का जो बड़ा गेम चल रहा था। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर जो एसटीएफ है बड़ा खुलासा किया, 8 लोगों को गिरफ्तार किया है और 10 बैंकों की पूरी तरीके से जांच पड़ताल होती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की पहचान का मामला बहुत तेजी से चर्चा में बना हुआ है। दरअसल मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अलग अलग बस्तियों में रोहिंग्या और इसके साथ बांग्लादेशियों की पहचान की जा रही है। चाहे वो लखनऊ पुलिस हो या लखनऊ की मेयर हो, सभी अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं और ऐसे संवेदनशील इलाके जहां झुग्गियां झोपड़ियां भी हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। इस बात की तस्दीक की जा रही है कि वो कहां के रहने वाले हैं। कुछ दिनों पहले राजधानी लखनऊ में सांसद ब्रिजलाल ने ये सवाल खड़ा किया था कि सफाई कर्मचारियों के वेश में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी और रोहिंग्या उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में रह रहे हैं, खास करके राजधानी लखनऊ में, जिसके बाद से चर्चा गरमाई और मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि अब उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थिति में बांग्लादेशियों और रोहिंग्यों की पहचान की जाएगी, घुसपैठियों की जगह यहाँ पर नहीं है। महाठग रवींद्र नाथ सोनी के मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस को अब जानकारी मिली है कि उसने देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपनी ठगी का नेटवर्क फैला रखा था। अपनी 11 कंपनियों के जरिए उसने ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मलेशिया और जापान में भी लोगों को करोड़ों की चपत लगाई। कोतवाली में 5/25 जो केस लिखा गया था 420 का, उसमें हमने एक रविंद्र नाथ सोनी को जेल भेजा है और ये केस ऐसा प्रतीत हो रहा है प्राइमा फेची कि ये एक पिरामिड या पॉन्जी स्कीम की तरह चल रहे थे। जो लोगों से इन्वेस्टमेंट ले रहे थे उनको हायर रिटर्न्स प्रॉमिस कर रहे थे और जब टाइम आया तब लोगों ने जब रिडीम करने की कोशिश की अपना अमाउंट चेक के थ्रू, तो चेक बाउंस हो गए, तब ये लाइट में आया। तो ये ऐसा केस है इन्वेस्टमेंट फ्रॉड की। उसमें इतना ही नहीं, अभिनेता सोनू सूद और रेसलर द ग्रेट खली
का भी इस्तेमाल किया, उनके साथ अपनी कंपनी के प्रमोशन के लिए अनुबंध किया था। बताया जा रहा है कि ये दोनों भी उसके द्वारा ठगी का शिकार हुए हैं और पुलिस अब रेसलर खली और सोनू सूद से संपर्क करके उसके खिलाफ एप्लीकेशन देने की बात कर रही है। जैसे जैसे उसके खिलाफ जांच आगे बढ़ रही है, ठगी का दायरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि कोतवाली पुलिस ने पिछले दिनों कोतवाली क्षेत्र में एक युवक से हुई ठगी के मामले में उसे उत्तराखंड से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद पुलिस ने उसकी रिमांड ली और पूछताछ में नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। वीडियो जनता से प्रशांत तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर। कहते हैं लालच इंसान को हैवान बना देता है, लेकिन मुरादाबाद में तो पैसों के लालच ने बाप को ही कातिल बना दिया। इतना ही नहीं, करोड़ों रुपए की बीमा राशि हासिल करने के लिए बाप ने ही सुपारी किलर से अपने बेटे की हत्या करा दी। घटना मुरादाबाद के कुदरगी थाना इलाके के मनोहरपुर गांव से, जहां पर बीती 16 नवंबर को पुलिस को एक शव पड़ा हुआ मिला था। शव की शिनाख्त संभल जिले के बैजोई के नई बस्ती दुर्वा कॉलोनी निवासी अनिकेत शर्मा के रूप में हुई थी। तो वहीं मृतक के चाचा ने थाना हाजा पर मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस तफ्तीश में चौंकाने वाला खुलासा हुआ, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल मृतक अनिकेत शर्मा के पिता बाबू राम शर्मा ने अधिवक्ता आदेश कुमार के साथ मिलकर सुपारी किलर के जरिए अपने बेटे की हत्या कराई थी। तो वहीं हत्या की इस वारदात को हादसे का रूप देने की नाकाम कोशिश भी की गई थी। इस पूरे मामले को लेकर एसपी देहात कुमार आकाश सिंह का कहना था कि मृतक अनिकेत शर्मा की हत्या उसके पिता बाबूराम शर्मा ने अधिवक्ता आदेश कुमार के साथ मिलकर सुपारी किलर के द्वारा कराई गई थी। तो वहीं पुलिस ने मृतक के पिता बाबूराम शर्मा और रामपुर जनपद के रहने वाले 3 सुपारी किलर को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा कर दिया है। तो बताया जा रहा है कि घटना को अंजाम देने वाले सुपारी किलर को 3,50,000 रुपए की सुपारी दी गई थी। तो वहीं फरार आरोपी अधिवक्ता आदेश कुमार सहित 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों का गठन किया गया है और जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी करने का दावा पुलिस अधिकारी करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इन आरोपियों को कानून क्या सजा देता है। मुरादाबाद से मोहम्मद इमरान, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। बिहार से दिल्ली जाने वाले लोगों के लिए नीतीश सरकार एक नए तोहफा देने जा रही है। देखिए, राज्य में ट्रेन और प्लेनों की अनियमितता और साथ ही साथ टिकट के नहीं मिलने की वजह से लोगों को जाने में परेशानी होती थी। अब ऐसे में राज्य सरकार ने एक नई पहल की है। अब बिहार के तमाम उन बड़े शहरों से दिल्ली के लिए नई बसें जो है वो खुलने वाली है। देखिए, बीएसआरटीसी के द्वारा अब नई वॉल्वो बसें जो हैं वो बिहार के अन्य ज़िलों से खोली जाएंगी, जिसमें लोगों को बैठ के जाने और सो के जाने की सुविधा जो है वो दी जाएगी। इसको लेकर बिहार राज्य पथ परिवहन विभाग जो है वो नए तरीके की चीज़ें जो है वो ला रहा है, जिसमें सबसे पहला समझौता जो है उत्तर प्रदेश और दिल्ली सरकार से किया जा रहा है। इस समझौते के बाद बिहार से कई नई बसें जो है वो दिल्ली के लिए रवाना होंगी, जिसमें बिहार के मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, पूर्णिया, भागलपुर, आरा, बक्सर जैसे ज़िले शामिल हैं। यहाँ से तमाम जगहों के लिए बसें जो हैं वो खुलेंगी। इसको लेकर अब नीतीश सरकार ने कैबिनेट में पहले ही प्रस्ताव पारित कर दिया है। अब जल्द ही जो दिल्ली और उत्तर प्रदेश से समझौता होने के बाद ये बसें जो है वो बिहार से दिल्ली के लिए रवाना होंगी। वीडियो जर्नलिस्ट सत्यन कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ स्टेट, यूपी, यूके। एविएशन सेक्टर में इस वक्त बहुत बड़ी क्राइसिस देखने को मिल रही है। इस वक्त मैं लखनऊ एयरपोर्ट पर हूं और देखा जाए तो कल भी लखनऊ एयरपोर्ट पर तकरीबन 1 दर्जन जो उड़ानें थीं उनको रद्द करना पड़ा और सबसे ज़्यादा इंडिगो की उड़ानें रद्द हुई हैं। माना जा रहा है कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद जिस तरीके से डीजीसीए को फैसला लेना पड़ा, कहीं ना कहीं उस फैसले की वजह से ये पूरा का पूरा असर देखने को मिल रहा है। हालांकि अब डीजीसीए ने अपना फैसला वापस तो ज़रूर ले लिया है, लेकिन हालात सामान्य होने में अभी कुछ दिन लगेंगे। अगर आज की बात करें तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो भीड़ है इस वक्त इंडिगो के रिजर्वेशन काउंटर पर देखने को मिल रही है, क्योंकि अगर आज की बात करें तो आज भी तकरीबन 1 दर्जन जो फ्लाइट्स हैं उनको कैंसिल कर दिया गया है। हम लोग बहुत परेशानी हुई, 2-2 घंटे का समय दिया इन्होंने और इस तरह से 14 घंटा हमारा व्यतीत करवाया इन्होंने। कब से 14 घंटे से यहाँ पर है? 24 घंटे, 18 घंटा हो गया। हम 6 बजे आ गए थे शाम को यहाँ पे। ये फ्लाइट अचानक से कैंसिल कर दी जा रही है, कोई रद्द कर दी तो कोई दिक्कत नहीं थी हमको, लेकिन रद्द कहाँ किया इन्होंने। हमको आश्वासन देते रहे कि आप रुकिए, अभी रुकिए, अभी 1 घंटा और रुकिए, 2 घंटा और रुकिए। इस तरह से करते करते उन्होंने बजा दिए जो है 18 घंटे कर दिया। व्यवस्था की जा रही है क्या इन लोगों की तरफ से? कुछ नहीं, कोई पानी दिया गया। बहुत लड़ने झगड़ने पे जो है छोटे छोटे बोतल जो है वो 10-50 बोतल फेंके थे,
बस कुर्सियों को भी प्रॉपर इंतजाम नहीं था वहाँ पर, क्योंकि पब्लिक ज़्यादा हो गई थी। जो यात्री इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं वो काफ़ी परेशान हैं। देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी इंडिगो इन दिनों क्रू मेंबर्स की कमी से जूझ रही है और कहीं ना कहीं यही एक कारण है कि बिहार समेत तमाम राज्य हैं जहां पर इंडिगो के फ़्लाइट्स जो है वो कैंसिल किए गए हैं। कई जगहों पर डिले चल रहे हैं तो कई जगहों पर 70 से ज़्यादा ऐसे फ़्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल कर दिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय विमान जो हैं वो रद्द कर दिए गए हैं। इस वक्त हम पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर मौजूद हैं। ये देखिए जो बोर्ड लगाया गया है उस पर तमाम जो फ़्लाइट्स इंडिगो की हैं उसे कैंसिल कर दिया गया है। हैदराबाद के लिए जो विमान थी उसे कैंसिल कर दिया गया है। दिल्ली जाने के विमान जो है उसे कैंसिल कर दिया गया है। देखिए चेन्नई, बेंगलोर, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, ये तमाम ऐसे विमान हैं जिन्हें रद्द कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। और सबसे ज़्यादा लोगों को परेशानी हो रही है इस वक्त जो जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वहाँ पर इंडिगो के जो काउंटर्स हैं वहाँ पर कितनी लंबी कतार है, एक बार मैं वो भी दिखाऊंगा, क्योंकि लोग जो हैं वो सबसे ज़्यादा परेशान हैं। एयर इंडिया की जो विमानें हैं वो समय से चल रही हैं, एयर इंडिया एक्सप्रेस की विमानें सही से चल रही हैं, स्पाइसजेट, लेकिन जो इंडिगो की विमानें हैं वो रद्द हैं और इसी वजह से लोगों को सबसे ज़्यादा जो है वो परेशानी हो रही है। लोग जो है वो यहाँ पर खड़े हैं। क्या आपका विमान जो है वो भी रद्द? जी, हमारा विमान भी जो है कहाँ जाना था? को जद्दा के लिए जाना था। कहाँ जाना था? यहाँ से जाना था बैंगलोर के लिए, फिर बैंगलोर से हमारी फ़्लाइट थी जद्दा के लिए। तो कब क्या इसकी जानकारी आपको इंडिगो के द्वारा दी गई थी, ये बताया गया था पहले? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पहले से हमें जो है नोटिफाई नहीं किया गया था। जब हम लोग यहाँ पे आए, आने के बाद से जो है मालूम चला कि आपकी फ़्लाइट जो है रद्द हो चुकी है। ये जो विमानें हैं वो क्रू मेंबर्स की कमी की वजह से रीशेड्यूल की गई हैं। केवल बिहार ही नहीं, तमाम जगहों के, हमने पहले ही बताई, जो फ़्लाइट्स हैं वो कैंसिल की गई हैं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय हो, अंतर्राज्यीय हो, तमाम विमानों को जो है वो रद्द कर दिया गया है। इंडिगो के काउंटर की तस्वीर दिखा रहे हैं। लोग जो है वो सबसे ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि लोगों को बाहर भी जाना था, कई लोगों को देश के बाहर जाना था, इंटरकनेक्टिंग फ़्लाइट्स थी। सभी फ़्लाइटों को जो है वो फ़िलहाल रद्द कर दिया गया है। आने वाले 3 दिनों के लिए जो सभी विमानें हैं वो रद्द कर दी गई हैं और डिस्प्ले पर उन तमाम विमानों की जानकारी जो है वो दी जा रही है, चाहे वो हैदराबाद हो, चेन्नई हो, बेंगलोर हो, दिल्ली हो, इन सभी विमानों को इंडिगो ने फिलहाल रद्द कर दिया। वीडियो जर्नलिस्ट सदन कुमार के साथ उत्कर्ष, पटना। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर फिलहाल जो लोग हैं वो परेशान है क्योंकि कल रात से यहाँ पे आए हैं। कुछ लोग हैं जो यहाँ अपने साथ जुड़े हैं, जो फ्लाइट कैंसिल होने के कारण यहाँ फंस चुके हैं। ये जो राजकोट के से जो आए हैं लोग हैं वो अयोध्या मंदिर जा रहे थे। इनसे बात करेंगे। क्या नाम है काका आपका? रजनी भाई कतीरा है। रजनी भाई कब से आए थे, क्या प्लानिंग था? मैं कल रात 12 बजे निकला था और टैक्सी करके सुबह 6 बजे यहाँ पहुँचा। हमारी 9 बजे की फ़्लाइट थी, मगर फ़्लाइट वालों ने हर 1 घंटे के बाद कहा अभी 2 घंटे बाद आएगी, फिर 2 घंटे बाद, फिर 2 घंटे बाद, आखिर में बोला 6 घंटे, शाम को 6 बजे आएगी। मगर अचानक ही उसने 2 बजे कह दिया आपकी सारी फ़्लाइट कैंसिल और आप जा सकते हैं। 1.5 महीने पहले प्लानिंग था और यहाँ से अयोध्या से प्रयागराज, काशी जाना था और वहाँ से नेपाल जाना, 10 दिन का प्रोग्राम था। फिलहाल वापस राजकोट जाएंगे। कल रात से हम आए हैं, रात से निकले थे और सुबह 6 बजे आए थे। खाना वाना खाया? खाना तो खिलाया उसने और फूड पैकेट दिया था, पर हम बहुत हैरान हो गए, थक गए। फिलहाल जो लोग हैं वो परेशान हो गए क्योंकि जो लगेज लेके जो प्लानिंग करके आए थे उनका जो शेड्यूल है वो ख़राब हो गया था। ख़राब हो गया। उधर हमने सब होटल वगैरह वो सब बुक किया, वो सब बस सब वो सब अभी शेड्यूल बिगड़ गया है क्योंकि इन लोगों ने तो अभी चेंज का भी नहीं बोला, रिफंड का भी कुछ नहीं बोला, सिर्फ हमारा PNR नंबर वो ना नोट कर लिया। अभी क्या करोगे? अभी क्या करेंगे, कुछ यहाँ बैठने के साथ कोई बात नहीं, फ़ायदा नहीं है, कोई वापस चले जाएंगे। कैमरामैन अतुल खत्री के साथ बलदेव ब्रह्म क्षत्रिय, अहमदाबाद। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।